Hello everyone. Welcome you all for today's session and I hope everybody is doing good. Okay, so we are going to start with the part 4 of electricity chapter. In the previous part we have discussed more about current and resistance, right? So what was resistance all about? Resistance was basically hindrance to the flow of electrons. So in this part we are going to do extensive study about resistance, its factors. We will be studying about resistivity and some special mentions about resistivity. Okay, so इससे प्रीवियस वाले क्लास में हमने अभी तक जितना किया है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया है, कूलम कैसे कैलकुलेट करना है वो कर लिया है. देन we have also understood about the different concepts of current, magnitude of current, how the direction of current is justified, and we have also understood about the concept of resistance. Okay, फिर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी किया था उसके ऊपर बेस्ड. तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इट इज़ अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. ओके, ये तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी कंडक्टर ले लो उसमें रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली होगा. ओके क्योंकि रेजिस्टेंस क्या था, इट वाज बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं करंट में ऑब्वियसली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हो रहा होता है तो इट दे बेसिकली कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स और अदर आयंस और अदर atoms, due to which there is an hindrance to the flow of electrons. That hindrance or that obstruction to the flow of electrons is what known as a resistance, isn't it? अब resistance का कुछ factors हैं. Okay, तो resistance के 4 factors है basically. सबसे पहला factor है length of the conductor. Okay, second factor is area of conductor, third is nature of material, and the fourth one is temperature of conductor. So resistance has basically 4 factors depending on it, right? अब वन बाय वन हम इसको कवर अप करेंगे कि कैसे कैसे वो डिपेंड करता है और कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं रेजिस्टेंस का डिफरेंट फैक्टर्स के साथ. सबसे पहला जो हम लोग टेकअप करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर. ओके, नाउ यू नो दैट यहाँ पे हमने क्या एक्सप्लेन कर रखा है, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड और दिस इज वॉट वी आर कवरिंग इट अप, दैट आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. सो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर लेंथ कम होगा कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, राइट? सो इफ़ आई मेक लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो फॉर अ कंडक्टर लाइक दिस. ओके, सो दिस इज short conductor, let's say, and let's suppose this one is a लॉन्ग कंडक्टर. सो टेक्निकल सी बात है, लंबे कंडक्टर में शॉर्ट कंडक्टर में कॉन्सेप्ट क्या है. सो इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मोर दैट मीन्स द हिंड्रेंस विल बी मोर, ऑब्स्ट्रक्शन विल बी मोर. ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. शॉर्ट वायर में क्या खासियत है, शॉर्ट वायर में क्या है, पाथ कम है, यानी कि हिंड्रेंस कम मिलेगा, और हिंड्रेंस कम मिलने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम होगा, राइट? देन फर्दरमोर व्हाट यू स्टडी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. वी हैव सम वेरिएशन. अब यहाँ पे मैंने आपको नोट के फॉर्म में दिखा रखा है कि अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, राइट? ऑन द अदर हैंड इफ द लेंथ इज हाफ द रेजिस्टेंस बिकम also gets halved. Okay, so this is one note. Another type of asking you is, you get a long wire is always going to have a more resistance, whereas a short wire is always going to have a less resistance. So whenever you come with the concept of length of a conductor and resistance, they are directly related with each other. So if you increase the length, resistance is going to increase, and if you decrease the length, resistance is going to decrease. If somebody asks you why, what is the basic reason for it, see, if the length of the conductor is more, that means the hindrance or the obstruction will also be more. Resistance quite obvious है, वहाँ पे ज़्यादा होगा. अगर आपका शॉर्ट वायर है, छोटा वायर है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द पाथ इज गोइंग टू बी लेस. पाथ लेस होने की वजह से द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इज गोइंग टू बी लेस. दैट इज वाई द रेजिस्टेंस इज लेस. Okay, moving on to the second factor of resistance, that is area of conductor. Now when I talk about the area of conductor, okay,
अब एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या फैक्टर है, it is inversely proportional to each other. That is, resistance is inversely proportional to each other. R is inversely proportional to A. इसका मतलब सिंपली यही है कि अगर एरिया बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन का, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर मैं ये कोई वायर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम रेफ़र करते हैं एरिया से. उसका बेसिकली एरिया से आई मेंट टू टॉक अबाउट द थिकनेस and the area of cross section. It means the same thing, this particular region I'm talking about. Okay, तो लेंथ में तो हम लोग क्या कवर करते हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन कवर करते हैं, और एरिया में हम लोग ये वाला पोर्शन कवर करते हैं. इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट यू बीन डूइंग मैथमेटिक्स ऑल दीज ईयर्स, राइट? ओके फाइन. सो इफ द रेजिस्टेंस and the area is compared, they are inversely proportional to each other. So if A increases, R is going to reduce, and if A reduces, अगर एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अब यहाँ पे क्या फीचरिंग दे रखा है, यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है. मान लो अगर मैं एक बहुत ही पतला वायर लेता हूँ. अब ये वाला पतला वायर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एरिया कम दिख रहा है, और ऑन द अदर हैंड आई टेक अ वायर लाइक दिस. ओके, ये वाला देखो. अब इसमें आपका एरिया ज़्यादा है, इसमें एरिया कम है. अगर एरिया कम होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा रास्ता मिलेगा नहीं जाने के लिए, यानी कि यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगा. कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ऑन दी अदर हैंड नीचे वाले डायग्राम में, यानी कि बड़े वाले डायग्राम में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग पाथवे है जाने के लिए. अगर कहीं पे हिंड्रेंस है तो वो ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकता है. तो पाथवे यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, पाथवे ज़्यादा होने के कारण व्हाट यू गोइंग टू सी इज, यहाँ पे देखिए, पाथवे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा. ओके, so that is the scene. So if you increase the area, the pathway gets cleared, so there will be less of resistance, and if you decrease the area, the pathway gets tied up, तो वहाँ पे resistance आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. so यहाँ पे हम लोग किससे रिलेट करेंगे, R is inversely proportional to A से रिलेट करेंगे. अब A का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ दैट वायर. जनरली जितने भी वायर है वो सर्कुलर इन शेप होता है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो स्फेरिकल सर्कुलर होता है, इसलिए हम लोग इससे रिलेट करेंगे, राइट? सो पाई आर स्क्वायर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर के ऊपर एक स्क्वायरिंग है. सो इसका मतलब अगर मैंने रेडियस को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 टाइम से कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब रेडियस बढ़ाना मतलब एरिया बढ़ाना, एरिया बढ़ाना मतलब रेजिस्टेंस कम होना. तो अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, रेजिस्टेंस को डबल कर देता हूँ, या फिर मैं कहता हूँ रेडियस को डबल कर देता हूँ. अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स. ऑन द अदर हैंड इफ़ द रेडियस इज़ हाफ्ड, यानी कि अगर मैंने एरिया को हाफ कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया तो आर रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स. सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. फर्स्ट वाले केस में, रेडियस वाले केस में, रेडियस का डबल करना मतलब आप एरिया को बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. दूसरे वाले केस में आप रेडियस को हाफ कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे एरिया कम कर रहे हो, एरिया कम करोगे तो आपका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. बिकम्स 1/4 टाइम्स मतलब कम हो गया, और बिकम्स 4 टाइम्स मतलब बढ़ गया. इसका इन शॉर्ट मतलब क्या है, थिक वायर अगर आप लोगे तो लेस रेजिस्टेंस मिलेगा, थिन वायर आप लोगे तो मोर रेजिस्टेंस मिलेगा. थिक वायर सिमिलर टू लाइक दिस, वेर एज थिन वायर सिमिलर टू लाइक दिस. क्योंकि दोनों में आपको फंडा दिख रहा है कि एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम और एरिया कम होने पे रेजिस्टेंस ज़्यादा. ओके, सो 2 कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने कवर किया है. लेंथ इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर. ऑन द अदर हैंड एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली रिलेटेड विद ईच अदर. ये 1 मार्कर में डेफिनेटली पूछा जाता है कि आप लेंथ को डबल करोगे, ट्रिपल करोगे या 4 टाइम्स करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द रेजिस्टेंस. एंड सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन 2 वेज. एरिया में वो आपको एरिया का रेफरेंस लेके बोल सकता है कि अगर एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आएगा, या फिर उसके अलावा वो सिंपली ये बोलेगा कि रेडियस इज़ डबल्ड या रेडियस इज़ हाफ. तो आपको वो वाला कैलकुलेशन भी आना चाहिए. अगर रेडियस डबल होगा तो आर बिकम्स 1/4 टाइम्स, क्योंकि डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है ट्वाइस. हाँ, ट्वाइस बिकम्स 4 टाइम्स और उसका आधा, राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा. सो इफ द रेडियस इज़ डबल्ड, रेडियस डबल तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 टाइम्स. अब वो कैसे आया, अगर आपको ये देखना है, ये देखिए, आर हमें पता है कि आर 1/a है. ओके,
एरिया में रेडियस डबल कर दिया, यानी कि पाई तो वैसे का वैसा ही है और रेडियस डबल मतलब 2r, राइट। सो 2r का स्क्वायर टेक्निकली इट बिकम्स 4r स्क्वायर, तो यानी कि ये 4 एक फैक्टर है। सो एरिया आपका टेक्निकली क्या हो गया 4, और अगर आप रेजिस्टेंस को एज अ होल देखोगे इट बिकम्स 1/4। दैट इज़ हाउ द कैलकुलेशन गोज। ओके फाइन, मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कोई ऐसा वायर चाहिए जिसमें मेरे को लो रेजिस्टेंस हो, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक शॉर्ट लेंथ और थिक वायर लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई वांट टू हैव अ wire of high resistance, so I have to take a long wire having a thin area of cross section. So a short length thick wire will give me less resistance. On the other hand, a long with thin wire, a long length and thin wire give me a high resistance. Okay, so moving on to the third concept. Third concept is effect of nature of material. Now what is meant by the nature of material? Basically वो किस एटम का मिलके बना है। सिंपल सा लॉजिक है, हमें पता है कुछ मटेरियल्स मेटल्स है, कुछ मटेरियल्स नॉन मेटल्स है, कुछ मटेरियल्स आर लाइक सिंपली मीन टू से दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो उसी से रिलेटेड है, अगर आपका कोई मटेरियल है जिसकी लो रेजिस्टेंस है और अगर आपका कोई मटेरियल है जिसका हाई रेजिस्टेंस है, तो डिपेंड करेगा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर आप मटेरियल ऑफ लो रेजिस्टेंस लेते हो तो उसमें करंट की वैल्यू अच्छी खासी होती है, सो इट्स अ गुड कंडक्टर। अगर आप मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस लेते हो तो उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाती है, सो इट बिकम्स अ इंसुलेटर समथिंग लाइक दैट। सो जनरली वी हैव मटेरियल्स ऑफ लो रेजिस्टेंस कौन कौन है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, एंड यू नो दैट सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज कंपैरेटिवली लो। ऑन द अदर हैंड यू हैव मटेरियल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस में जनरली हमारे पास कौन कौन आता है, एलॉयज़ आता है या फिर इंसुलेटर्स आते हैं। ओके, सो इंसुलेटर्स में क्या है, इनकी जनरली रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, उसके वजह से वो करंट उतना अच्छी तरीके से भेज नहीं पाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज़ द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। नाउ सी, द रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब ये रीज़न कहाँ से आया, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अब ध्यान से आप इसको समझना, मैंने इसमें कवर अप नहीं किया बट आप इसको ध्यान से समझना और साइड में नोट्स लिखते रहना। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे क्या होगा, चलो फॉर एग्जांपल मैंने रेफरेंस यहाँ पे साइड में लिया, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे गेन एनर्जी। सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे इलेक्ट्रॉन का मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और मोशन इंक्रीज़ होने से एक चीज़ जो बढ़ जाएगा वो क्या बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि टेक्निकली क्या बढ़ जाएगा वहाँ पे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द रीजनिंग व्हाट दे गिव। ओके, सो इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, if the kinetic energy of electron increases it becomes increase in the collision, and if there is increase in the collision that means there is increase in resistance. Okay, so they are directly related with each other. So generally the resistance of pure metals increases on increasing the temperature and reduces on reducing the temperature. The other way around is also possible. अगर आप किसी प्योर मेटल का टेम्परेचर को लो डाउन कर दो, ओके, कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन में कमी हो जाएगी तो कोलिजन भी कम हो जाएगा, कोलिजन कम होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आपने ये देखा कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिस्टेंस। दैट इज़ वाई जब आपको मैंने ओम्स लॉ सिखाया था तो ओम्स लॉ का पहला जो स्टार्टिंग था वो क्या था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करोगे तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाएगा, रेजिस्टेंस में वेरिएशन करोगे तो आपका ग्राफ यानी कि आपका एक्सपेरिमेंट्स बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए जब ओम्स लॉ डिफाइन करते हैं वी कॉल द स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द थिंग्स आर प्रिटी स्टेबल, स्पेसिफिकली द रेजिस्टेंस। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, जनरली मैं प्योर मेटल के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, इसको हटाकर अगर आप एलॉयज़ के बारे में बात करोगे, एलॉयज़ यू नो दैट द फ्यूजन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल और समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप एलॉयज़ लोगे लाइक वी हैव मैंगनीन, we have nichrome and we have constantan. Okay, so they are unaffected by temperature, यानी कि उनके रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो, क्योंकि वो उस तरीके से डिज़ाइंड है, उस तरीके से बिल्डअप है उनका, राइट। ओके, सो इन 3 पॉइंट्स हमने क्या क्या कंक्लूड कर लिया है, 3 to 4 पॉइंट्स है। सबसे पहली बात कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
ओके. सेकेंडली आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एंड आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. टी मतलब टेम्परेचर. तो ये चीज़ें हमने डिफाइन कर लें यहाँ तक, क्योंकि ये जो अभी हमारा जो 1 to 3 पॉइंट्स है, दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ओके. सो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने 4 चीज़ें कवर कर ली कि कौन कौन से 4 फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है जिस पे. एक है लेंथ, दूसरा है एरिया, तीसरा है नेचर एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर. लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है, नेचर जनरल है एंड फोर्थ टेम्परेचर के साथ अगेन डायरेक्ट रिलेशन है. ओके. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट और बेसिक द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस. ओके. तो बाय एक्सपेरिमेंट्स हमने ये कवर अप किया है कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड सेकेंडली आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो मुझे टेक्निकली क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. ओके. सो फ्रॉम 1 and 2 आई एम गेटिंग आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वल बनाने के लिए मुझे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, रो. ओके. ये जो साइन है, दिस इज़ द सिंबल. हाउ डू यू मेक इट, यू मेक 9 लाइक दिस. इसका जस्ट उल्टा लाइक दिस. दिस इज़ व्हाट नोन एज रो. ओके. So rho is a constant here and that constant is termed as resistivity. So R is equal to rho L by A. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सेकेंड फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस. एक जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ओम्स लॉ था, V इज इक्वल टू आई आर, और ये दूसरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो L बाय A. ओके. सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला वी हैव. ओके. नाउ मूविंग ऑन. ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. ये समटाइम्स दे आस्क यू दिस स्टेट एंड डिराइव रेजिस्टेंस. तो डिराइव रेजिस्टेंस में आप इस तरीके से डिराइव करके दिखा सकते हो. ना इसमें फीचर क्या है, इट ऑल द फीचर्स एंड मोस्टली ऑल ऑफ द फैक्टर्स आर कमिंग हियर. लेंथ आ रहा है, ओके, एरिया आ रहा है, राइट. टेम्परेचर को हम लोग इसमें डिफाइन नहीं करते और नेचर को भी हम डिफाइन नहीं करते. तो सिंपली आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेजिस्टिविटी. अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने एक यहाँ पे एक कंडक्टर बना रखा है. आप पूरे कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले लो, पूरे कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा. ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में रेजिस्टेंस गायब है फिर रेजिस्टेंस है. द एंटायर कंडक्टर विल बी हैविंग रेजिस्टेंस. दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, है ना. कोई भी कंडक्टर ले लो, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट इट विल बी हैविंग रेजिस्टेंस. ओके. ना यहाँ पे मान लो ये मेरा कोई कंडक्टर है, राइट. नाउ दिस इज व्हाट अ कंडक्टर. पूरे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उस कंडक्टर का एक स्पेसिफिक पार्ट, वो स्पेसिफिक पार्ट मैंने क्या डिफाइन किया है, जिसका लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो. दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशनड हियर. यू सी दिस एरिया, इस एरिया को मैंने कैसे मेंशन किया हुआ है, ओके. यू कैन सी हियर दिस एरिया इज हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. सो जितना रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ओके, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितना रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस के वैल्यू को क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है. सो व्हाट इज इट इज़ ऑल अबाउट, द एंटायर कंडक्टर इज हैविंग रेजिस्टेंस, बट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, वो सेक्शन क्या है, 1 मीटर इन एरिया एंड 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, 1 मीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया. एक पर्टिकुलर सेक्शन में जितना रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है. एंड व्हाट इज द कंडीशन आई एम टेकिंग, लेंथ शुड बी 1 मीटर, एरिया शुड बी 1 मीटर स्क्वायर. नाउ इफ आई टेक द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करो, आर उधर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा. तो रो की वैल्यू यहाँ से यहाँ मेरे पास आ गया आर इंटू ए बाई एल. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एल एज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर. सो रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1. So technically what you get, rho is equal to r. Now this is the most important aspect. Rho is equal to r मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो न्यूमेरिकली इक्वल है उस पर्टिकुलर पार्ट के जहाँ पे आपका लेंथ 1 मीटर में स्टेबल है और आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर में स्टेबल है, राइट. सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑल अबाउट, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस विच इज़ 1 meter long and 1 meter square in area, or the other way around is resistivity is numerically equal to the resistance of a conductor having unit length and unit
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको समझ में आ गया? नाउ अगेन आई एम गोइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरे वायर में रेजिस्टेंस होता है, पूरे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कंडक्टर का एक पर्टिकुलर पोर्शन जिसकी वैल्यू क्या है 1 मीटर इन लेंथ एंड 1 मीटर इन एरिया, उस जगह पे जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। ओके, सो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंडक्टर एंड व्हाट इज दैट पार्ट, हाउ इट इज डिफाइंड, 1 मीटर in length and 1 meter square in area. And the resistivity, they don't depend on too much of factors. They only depends on only two factors. What are the two factors? Just nature and temperature. Okay, क्योंकि लेंथ और एरिया को तो हमने डिफाइन कर दिया है, वो 1 on 1 है। लेंथ और एरिया यूनिट लेंथ पे, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पे डिफाइंड है, इसलिए लेंथ और एरिया पे कोई डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी करता है तो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन द एंटायर प्रोसेस हमने लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रखा हुआ है। सिंस लेंथ एंड एरिया इज कांस्टेंट, दैट इज वेयर रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, whereas resistivity only depends on two factors, one is nature and one is temperature. Okay, now we are moving on to the SI unit of resistivity. SI unit कैसे निकालेंगे हम? SI unit निकालने के लिए उसका बेसिक फॉर्मूला देखिए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर के जगह पे हम रखेंगे ओम क्योंकि रेजिस्टेंस है, एरिया के जगह पे मीटर स्क्वायर और लेंथ के जगह पे मीटर। ओके, सो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या, ओम मीटर। सो द SI unit of resistivity is ohm meters. Okay, now if I say what is meant by saying resistivity of a copper is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एक कॉपर वायर लेते हो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसके अंदर जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही तुम्हारा ये है, रेजिस्टिविटी है, राइट? So it means if you take a rod of copper metal, let's say, जहाँ पे कॉपर की बात हो रही थी, so if you take a rod of copper metal of 1 meter long and 1 meter square in area, then the resistance will be 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm. Okay, so the statement is pretty simple. आपको कोई भी एक random value दे देगा वो, and they will ask you what is meant by saying resistivity of any particular metal. यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 1.69 इंटू 10 to the power minus 8 ओम मीटर। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप कॉपर मेटल लोगे जिसका वायर का लेंथ है 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 1.69 इंटू 10 to the power minus 8 ओम्स। ओके, सो दिस हैज़ टू बी डन एंड दिस हैज़ टू बी क्लियरली अंडरस्टूड ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस को कैटर कर पाओ, राइट? अगर समझ में नहीं आया एक और बार रिकॉर्डिंग सुनो, ध्यान से समझो चीज़ों को क्या बोला जा रहा है, बिकॉज रेजिस्टिविटी एंड द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी और रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है। हाईएस्ट रेजिस्टिविटी आपको किसका मिलेगा? एलॉयज़ का मिलेगा, यानी कि वो बहुत रेजिस्टेंस देते हैं करंट को, जाने नहीं देता उतना। और लोएस्ट रेजिस्टिविटी आपको किसका मिलेगा? जनरली प्योर मेटल्स का मिलेगा। ओके, कहने का मतलब है जैसे अगर मैं सिल्वर लेता हूँ, सिल्वर का रेजिस्टिविटी देखो 1.6 10 to the power minus 8 ओम मीटर, लेकिन अगर आप एबोनाइट रोड का देखोगे 10 to the power 17 ओम मीटर, तो आप वेरिएशन देख सकते हो कितना ज़्यादा है। एबोनाइट इज इट्स लाइक ऑलमोस्ट ए इंसुलेटर। ओके, सो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज़ आर मच हायर देन मेटल्स। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही वो करंट को रोकेगा। ओके, इसलिए इस कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका एक नोट आ रहा है कि आपके जितने भी जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स किसके? हीटिंग अप्लाइंसेस के, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन ले लो या टोस्टर ले लो, ये जनरली किसके बने होते हैं? एलॉयज़ के बने होते हैं, और एलॉयज़ का जनरली रेजिस्टिविटी हाई होता है। ओके, क्योंकि वेन एवर आई से हाई रेजिस्टिविटी मीन्स हाई रेजिस्टेंस मीन्स हाई कोलिजन, एंड हाई कोलिजन मीन्स हाई हीटिंग इफेक्ट। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था दैट जितना ज़्यादा कोलिजन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा, इसलिए जानबूझ के एलॉयज़ के रेजिस्टिविटी को हाई रखा जाता है। एलॉयज़ के रेजिस्टिविटी हाई होगी तो इवेंचुअली कौन हाई होगा? रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा? कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा? डिसिपेशन ऑफ हीट बढ़ जाएगा, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक मेंशन है, यहाँ पे नाइक्रोम के बारे में मेंशन है। नाइक्रोम बेसिकली क्या है? इट इज़ अ एलॉय
having high resistivity. Okay, so high resistivity, so what is on the other hand it is इतना high resistivity है कि उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है. ओके, हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, राइट. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट डज़ नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर. मतलब वो पिघलता नहीं है, अगर हाई टेम्परेचर भी है तो वो एकदम वो बर्न करना शुरू नहीं करता, यानी कि जलना शुरू नहीं हो जाता या फिर वो मेल्ट नहीं होता है. इट जस्ट स्टेज लाइक दैट. Okay, so it is having a specific feature. So two specific features of nichrome. It is having very high resistivity due to which वो heating effect ज़्यादा देगा, इसीलिए उसको heating appliances में यूज़ किया जाता है. और दूसरी बात, वो ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करता, यानी कि वो बर्न नहीं होता या फिर वो मेल्ट नहीं होता. डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर. सो दीज आर द 2 points. दैट इज़ वाई वी टेक nichrome as one of the best alloys having a very high resistivity. Okay, now exception to those, देर इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर, जो कि मैं पहले डिस्कस नहीं किया. स्पेशल मेंशन है ये, इसका नाम है सुपर कंडक्टर. एक हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर है जो कि करंट को कंडक्ट करता है, एक हमारे पास है सुपर कंडक्टर्स. ना मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या फिर मेरे को ऐसा कोई मशीन बनाना है जिसमें करंट की वैल्यू बहुत अच्छे से जाए. तो अगर करंट की वैल्यू को बहुत अच्छे से बढ़ाना है, करंट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो टेक्निकली मुझे रेजिस्टेंस को लेस करना पड़ेगा. ओके, रेजिस्टेंस को रेस करने के लिए, रेजिस्टेंस को मुझे लेस करना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मेटल को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में कूल डाउन करना पड़ेगा. क्योंकि आपने जस्ट अभी सीखा, टेम्परेचर को कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे कोलिजन कम हो जाएगा, और कोलिजन कम होगा तो करंट की फ़्लो अच्छी खासी बढ़ जाएगी. एक और बात देखिए, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कम होगा तो कोलिजन कम हो जाएगा, कोलिजन कम होगा तो हिंड्रेंस कम हो जाएगा, हिंड्रेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी. सो सुपर कंडक्टर्स आपको डायरेक्टली लेने को नहीं मिलेगा. इट इज़ अ सिचुएशन विच इज़ क्रिएटेड. दैट मीन्स you will not get directly, you have to create that situation. You have to create an extreme low temperature. When it is cooled down at extreme low temperature, what will happen, it will produce very less resistance, and since it is having a very less resistance, its current flows will be very high. Okay, so that is the logic they have applied here. And examples हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम है, लेड है, या नायोबियम है, कुछ ऐसे मेटल्स है हमारे पास जो कि सुपर कंडक्टर्स की तरह काम कर सकता है. माइंड इट, सुपर कंडक्टर डजंट मीन ज़ीरो रेजिस्टेंस. ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है, राइट. डोंट, नो डाउट इट विल ऑफर वेरी लेस रेजिस्टेंस. ओके, सुपर कंडक्टर्स मतलब एक्सट्रीमली वेरी लेस रेजिस्टेंट बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इट विल ऑफर डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, बट करंट का फ्लो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ अ स्पेशल मेंशन हियर. So in this entire chapter, in this entire part rather, basically we have explained much about the resistance and its factors. So just to go about once again, I will be taking the revision. Like for example, factors, कौन से 4 factors है, length, area, nature of material and temperature, जो resistance depend कर रहा है. ठीक है, जिसमें length का क्या variation है, that R is directly proportional to L. एरिया का क्या वेरिएशन है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज. इफ़ यू इंक्रीज द एरिया, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, और यहाँ पे मैंने ये स्पेशल मेंशन दे रखा है कैलकुलेशन का कि अगर आप रेडियस को डबल कर देते हो, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 1/4 टाइम्स हो जाता है. और इसका मैंने कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a. एरिया मतलब πr², और आर का स्क्वायर डबल कर दोगे तो 4r² हो जाएगा, और क्योंकि 4r² है तो इट रिफ्लेक्ट्स एज r इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, सो यू के दिस इज जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स हियर, वो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स से कवर अप कर सकते हो. एंड रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो, सॉरी, रेडियस अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स. सो ये कैलकुलेटिव है, 1 मार्कर में समटाइम्स दे आस्क इट. एंड लो रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या है, शॉर्ट लेंथ एंड थिक वायर, और हाई रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या है, लॉन्ग लेंथ एंड थिन वायर. देन वी हैव अंडरस्टूड द नेचर ऑफ मटीरियल. लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल रखोगे करंट का फ्लो अच्छा होगा, हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल रखोगे करंट का फ्लो कम होगा. टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस था. रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, अगर मैं प्योर मेटल्स के बारे में बात करूँ, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड. दैट मीन्स इफ इज इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस गोइंग टू इंक्रीज. इसका रीजनिंग क्या था, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. एंड इफ़ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का मोशन कम, कोलिजन कम, एंड रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा. ओके,
On the other hand, there was an exception. What exception was that? If you take some alloys like manganine and nichrome and constantine, they are unaffected by temperature. उनका टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है इतना सच. देन इसके बाद हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का. वो कैसे था? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों को कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इक्वल बनाने के लिए हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया. उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी. ओके, एंड रेजिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, एंड उसका सिंबल का नाम है रो, राइट? सो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. एंड देन देयर आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट रेजिस्टिविटी. सो व्हाट इज बेसिकली रेजिस्टिविटी? पूरे वायर में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन में जितना रेजिस्टेंस होता है वही तुम्हारा रेजिस्टिविटी भी होता है. और वो सेक्शन का कंडीशन क्या है? इट शुड बी 1 लेंथ इन मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर इन एरिया. दैट मीन्स resistivity is numerically equal to resistance which is maintained at 1 meter length and 1 meter square in area. That means unit length and unit area पे जितना resistance है वही तुम्हारा resistivity है. That means R is equal to rho. Okay, then we have understood the SI unit of resistivity which is ohm meter. कैसे आया? आपने सिंपली फॉर्मूले में पुटअप करिए, R के जगह पे रो, एरिया के जगह पे मीटर स्क्वायर एंड देन मीटर. एवरीथिंग कैंसल्स आउट, अल्टीमेटली यू गेट ओम मीटर. Okay, now next was a statement. If I say for example कॉपर की रेजिस्टिविटी है इतना, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक कॉपर वायर लोगे जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 1.69 इज इक्वल टू 10⁻⁸. दैट इज व्हाट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड. आर इज इक्वल टू रो. ओके, सम materials that we've been taking, let's say pure metals, they have lowest resistivity, and we have alloys, we have highest resistivity. Then we have studied the special case of nichrome. Why we specifically use nichrome in heating elements? Just because they offer very high resistivity, that means high heating effect, and on the other hand they does not undergo oxidation. That means they does not burn out even at high temperature. Okay, that is also the case with tungsten, जो हम लोग filament use करते हैं bulb में. Same case, it is having very high resistivity and does not undergo oxidation. Then there was a special mention of superconductors. सुपरकंडक्टर्स वो होते हैं जिसके टेम्परेचर को एक्सट्रीमली लो किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो, कोलिजन कम हो और करंट की फ्लो अच्छी खासी बढ़ जाए. सो दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन विच इज़ क्रिएटेड टू इंक्रीज और टू एनहांस द फ्लो ऑफ करंट. तो पार्ट 4 में हम लोग आज सिर्फ इतना ही करेंगे. जस्ट गो थ्रू ऑल दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज ये 1 मार्कर्स बहुत स्ट्रॉन्ग 1 मार्कर्स देता है. यहाँ तक के सारे नोट्स आप अच्छे से बना के रखिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें, बिकॉज इन द कमिंग सेशन इन पार्ट 5 एंड पार्ट 6 I will be discussing more about combination of resistances, series combination, parallel combination, and then different type of numericals. Okay, and बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है बिकॉज इसके बाद हम लोग पावर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे एंड कॉमर्शियल यूनिट वाला करेंगे, एंड देन मोर और लेस एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ न्यूमेरिकल्स ओनली. So I will be giving a dedicated session to numericals and how to solve about and everything and stuff. So don't worry about it. So for as of now, for today's session, I'm finishing this. So part 4 was basically based on resistance only. So thank you so much guys.